ऑलराइट, तो कल हमने शुरू किया था इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को और ये देखा था कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कितने पार्ट होते हैं। अब मुझे यहाँ पर कोई बता दे जल्दी से कि डिफरेंशियल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कितने पार्ट हमने अभी तक कवर किए हैं और कितने होते हैं। कोई बताना चाहे वो बता सकता हो। डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक था उसमें दो उसके पार्ट थे, एक सेंट्रल टेंडेंसी वाला था और दूसरा डिस्पर्जन वाला था। तो हमने वो दोनों कर लिए थे, उससे रिलेटेड कोडिंग भी देखी थी। इसके अलावा कल हमने इन्फ्रेंशियल की बात की थी। तो इसमें ये था, एक हमारे पास होता है कि हम वैल्यू एस्टिमेट करते हैं और फिर दूसरा इंटरवल के थ्रू उसको टेस्ट, सॉरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग थी, जिसको फर्दर आगे हमने कैटेगराइज किया था नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। एग्जैक्टली मैंने बस एक पॉइंट मिस कर दिए। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में 3 पार्ट होता है। एक तो आपने बता दिया सेंट्रल टेंडेंसी का, दूसरा आपने बता दिया डिस्पर्शन का, तीसरा होता है शेप का। 3 होते हैं, 3 हमने डिस्कस कर लिए थे। और इन्फ्रेंशियल का आपने सही कहा है कि हमारे पास 2 मेन पार्ट है, एक पैरामीटर एस्टिमेशन है और एक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब कल हमने बात की थी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इवेंचुअली जब हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया है और हमारा रिजल्ट आ गया है वो हमें देख लिया था, लेकिन बीच में ये वाली बात कि टेस्ट किस तरह करना है, वो टेस्ट आज हमने बात करने की स्टैटिस्टिक्स में किस किस्म के टेस्ट मौजूद हैं जिसके थ्रू हम अपने हाइपोथेसिस को यस या नो की तरफ, रिजेक्ट या फेल टू रिजेक्ट की तरफ लेकर जाता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, एक पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, एक नॉन पैरामीट्रिक होता है। नाम से पता चल रहा है कि पैरामीट्रिक का मतलब है कि ऑलरेडी हम कोई असम्पशंस लेकर चल रहे हैं। इस तरह हम कहते हैं ना कि कितने पैरामीटर्स हैं किसी एक फंक्शन के। एरिया ऑफ द सर्कल का कितने पैरामीटर, एक है, क्योंकि हमें से आर की वैल्यू चाहिए, रेडियस चाहिए होता है, तो हम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसका एक पैरामीटर है जो हमें चाहिए ताकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। उसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो उसका मतलब है कि उसकी सर्टेन असम्पशंस हैं, उसके सर्टेन प्री रिक्विजिट्स हैं। जैसे कि मैंने लीनियरिटी का, फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन मैंने फंक्शन लगाना है, वो एक उसकी सर्टेन असम्पशन है। लीनियर रिग्रेशन डिमांड करता है कि आपका डेटा लीनियर हो, सबसे पहली बात तो ये। और फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज को वो कंसिडर कर रहा होता है, और भी बहुत सारी हैं, होमोजेनिटी होता है, होमोसेडास्टिसिटी होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट ये एक सिंपल सी assumption है कि जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करते हैं तो सर्टेन प्री रिक्विजिट आते हैं, अगर वो पूरे हों तो वो हम टेस्ट लगा सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इसके जो रिजल्ट आता है वो रिलायबल होता है, क्योंकि वो सर्टेन असम्पशन के ऊपर होता है। तो जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो रिलायबल ज्यादा होता है। हमने पहले भी बात की थी नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में नॉर्मेलिटी इज अ पार्ट ऑफ असम्पशंस। पर जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी हैं जो नॉन पैरामीट्रिक होते हैं, उनके अंदर कोई असम्पशंस नहीं होती जनरली। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो नॉन पैरामीट्रिक है वो किसी भी पॉइंट पर कोई भी टेस्ट उठा के लगा दो, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो उसकी असम्पशंस हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जितनी पैरामीट्रिक की होती। और उस स्ट्रिक्टनेस खत्म होने की वजह से क्या होता है कि जो उसके रिजल्ट्स हैं वो लेस रिलायबल होता है। हम उसको, जो हम चीज बयान करेंगे इवेंचुअली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बाद, उस पर हम सर्टेन नहीं होते। जिस तरह पैरामीट्रिक टेस्ट पे कह देते हैं कि हाँ ये बात गलत है, वो गलत है, वो हमने टेस्ट से साबित किया है और ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में अगर हम ये वाली बात करें तो हम कहेंगे कि अभी हम सर्टेन नहीं है, बट टेस्ट से ये हमें समझ में आ रहा है। इस स्टेज पर ज्यादातर, जिस स्टेज पर हम काम शुरू कर रहे होते हैं स्टेटिस्टिक्स का, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम हम पैरामीट्रिक टेस्ट ही देखते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं देखते। नॉन पैरामीट्रिक बहुत आगे की लेवल की बात आ जाती है, जब आपने सारी चीजें अप्लाई कर दी हैं, फिर आप इसकी तरफ आते हो रिसर्च की जब पॉइंट,
जब रिसर्च में हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को शायद इवेलुएट करते हैं, बट फॉर द वेरी बिगिनिंग हम नॉन पैरामीट्रिक पे इतना ध्यान नहीं देते। बट आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स में एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। अच्छा जी, जब आपने डेटा को उठा लिया है तो उसका ये होता है कि नॉर्मेलिटी चेक करना एक किस्म का रवायत है। जब आपने मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम लगाना है तो रवायत ये है कि नॉर्मेलिटी टेस्ट की हुई हो, क्योंकि ज्यादातर टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि नॉर्मल आपका डेटा नॉर्मल है। इसलिए हमने कल ये एक दो टेस्ट देखे थे और एक आप लोगों की असाइनमेंट थी कि एंडरसन डार्लिंग टेस्ट को आपने लगा के देख रहे हैं। शपीरो विल्क, कोलमोगोरोव, एंडरसन डार्लिंग, एक दो और भी हैं, काफी सारे हैं। लेकिन सबका पर्पस क्या है कि हम ये देखें कि नॉर्मेलिटी टेस्ट किस तरह की जाती है। पी वैल्यू निकलती है, हमारे पास एक जनरल हाइपोथेसिस होता है, उसको हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं या एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। सॉरी, एक्सेप्ट नहीं कहना चाहिए। इन वेरी रिस्ट्रिक्टिव रिसर्च मोड हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे होते हैं या हम कहते हैं कि फेल टू रिजेक्ट है। बट इवेंचुअली हमें ये पता चल जाता है कि डेटा नॉर्मल है या डेटा नॉर्मल नहीं है। कल हमने ये देखा था। दूसरा जो मेन काम होता है वो होता है होमोजेनिटी को टेस्ट करना। होमोजेनिटी से क्या मुराद? होमोजेनिटी से मुराद ये है कि बेसिकली हम वेरिएंस को चेक कर रहे होते हैं डेटा का, क्या डेटा में जो वेरिएंस है वो इक्वल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम चले गए हैं दुकान पर और हम दुकान से मोबाइल लेने गए और हमने कहा कि भाई जो फोन है ना वो बड़े महंगे हो गए। फिर हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी की दुकान पर खड़े होता है, वहां से रेट पता करते हैं, फिर हम कहते हैं सब्जी बड़ी महंगी हो गई। फिर हमारा ये जनरल असम्पशन होता है कि यार सब कुछ ही बहुत महंगा हो गया। बट क्या क्या जो महंगाई फोन की मार्केट में आई है, क्या उतनी ही महंगाई सब्जियों वाली मार्केट में आई है कि नहीं है? क्या वेरिएंस सेम है दोनों का? वेरिएंस से क्या मुराद है? जो एक उनकी एवरेज वैल्यू है उससे बाकी वैल्यूज कितनी दूर है, वो एक मार्केट में किस तरह है, दूसरी मार्केट में किस तरह है। तो हम ये होमोजेनिटी चेक कर रहे होते हैं। जैसे जिस तरह मेल हाइट में डिफरेंस है, एक जनरल एवरेज हाइट होती है मेल की, एक जनरल एवरेज हाइट होती है फीमेल की। क्या हम ये देखना चाहेंगे दोनों के दरमियान में जो वेरिएंस है, हमने एक क्लास में से डाटा को इकट्ठा इकट्ठा किया और हम चेक कर रहे हैं कि दोनों जेंडर का कोई डिफरेंस है या नहीं है, वेरिएंस का। एवरेज हाइट क्या सेम है दोनों की? सेम से मुराद ये नहीं है कि 6.8 अगर किसी मेल की आ रही है, मेल ग्रुप की आ रही है 6.8 ऑन एवरेज लेट्स से, और फीमेल की आ रही है 6, तो 6.8 इज नॉट इक्वल टू 6, बट विल सी के हमने अभी क्या बात की है कि दोनों के साथ वेरिएंस सेम है। जो डिफरेंस आ रहा है हर पॉइंट का अपने मीन वैल्यू से, वो क्या सेम है कि नहीं। इसके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ओके, आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा VS कोड, राइट? जी। ओके, कल नॉर्मेलिटी टेस्ट हमने देख लिया था। अब होमोजेनिटी टेस्ट। होमोजेनिटी टेस्ट में हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है वेरिएंस इक्वल है, और ऑल्टरनेटिव होता है कि वेरिएंस इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, फूड की प्राइस ले ली है। फूड में मैंने स्पेसिफिकली फल को रखा हो, और यहाँ पे मैंने वही जो एग्जांपल अभी आपको दी थी मोबाइल की, वो मैंने उसकी कीमत यहाँ पर रखी है। अब मुझे ये चेक करना है कि महंगाई जो है वो एक मार्केट में आई है या दोनों में आई हुई है। मैंने क्या किया, हम लवीन्स टेस्ट लगाते हैं इसके अंदर। हम वही साइपाई की लाइब्रेरी से लवीन टेस्ट को उठाया और वहां से हमने उसका एक स्टेटिस्टिक, यूजुअली स्टेटिस्टिक को स्टोर करा लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो इम्पोर्टेंस है वो पी वैल्यू की है। ये आप पर डिपेंड करता है आपने स्टोर दोनों करानी है कि एक करानी है। तो लवीन के अंदर मैंने कह दिया कि भाई ये फ्रूट की और मोबाइल की कीमत चेक करके बताओ कि भाई दोनों का वेरिएंस कैसा है। और यहाँ पे मैंने जनरल सा कहा है कि 3 जो है मेरे पास डेसिमल प्लेसेस वहां तक वैल्यू है।
अल्फा मैंने अब यहाँ पर रखा है 0.01। कल हम 0.05 को देख रहे थे, मैंने यहाँ पर 0.01 किया। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है पी वैल्यू 0.59। 0.59 यानी कि ये इससे अल्फा से बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है ऑब्वियसली। अगर बड़ी है तो हम कहाँ चले गए हैं? फेल टू रिजेक्ट की तरफ चले गए हैं। इसका मतलब है कि वेरिएंस दोनों में सेम नहीं है। यानी कि जो महंगाई का रेशो फोन की दुनिया में इस वक्त चल रहा है, वो महंगाई का रेशो फ्रूट वाली दुनिया में नहीं चल रहा। दोनों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन जिस तरह दोनों की कीमतें ऊपर जा रही हैं या जो डिफरेंस है उनकी एवरेज वैल्यू का, वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएंस को चेक कर लेते हैं। होमोजेनिटी का एक टेस्ट यहाँ मैंने आपको बताया लेविन्स टेस्ट है, बहुत सारे और भी है। आप खुद अपनी मर्जी से सर्च कर सकते हो कि भाई मैंने कौन सा टेस्ट किस पॉइंट पर लगाना है, लेकिन मैंने आपको फेमस वाले बताए जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है। फिर तीसरा आ जाता है, ये जो होमोजेनिटी है ये भी एक किस्म का जब आप टेस्ट करना शुरू करते हो, मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम लगाना है, उसके पहले कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि नॉर्मेलिटी होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है होमोसिडास्टिसिटी होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। तो वो हम फिर ये वाला टेस्ट लगा के चेक कर रहे होता है। फिर बात आ जाती है कि हमारा टेस्ट का पर्पस क्या है भाई। टेस्ट के दो पर्पस होता है। एक पर्पस है कि कंपैरिजन करना है, ठीक है। अभी हमने हाइट की बात की थी, हाइट की बात की है। हाँ जी मुना। पिछले में जो हमने इससे जो टेस्ट हमने लगाया होमोजेनिटी का, हम्म तो उसमें फॉर एग्जांपल जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें हमें ये पता चला कि बेसिकली दोनों में जो है सेम तरह से महंगाई नहीं हो रही, मतलब कि मोबाइल में और फूड में। हम्म तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे? लेट्स सपोज हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, यहाँ पे दोनों सिमिलर नहीं है, टेस्ट या नहीं फेल होता बल्कि दोनों सिमिलर नहीं है, तो फिर हम इस डाटा को क्या करते हैं आगे? देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि आप इसके साथ क्या कर सकते हो। उस पर एक लंबी डिबेट छिड़ सकती है। आप डेटा को, जाहिर सी बात है, तब्दील नहीं कर सकते। अगर कल ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि अगर डेटा नॉर्मल ना हो तो क्या करेंगे, इस पर पूछ लिया आपने। क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो हम वैसे ही थोड़ा गो थ्रू कर रहे हैं, आज हमने पढ़ना है। ओके, पहले नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, फिर होमोजेनिटी की शायद आपको बात समझ में आ जाए। जैसे हमने कल ये नॉर्मेलिटी की बात की थी और मैं टिप्स का देखा था, वो डेटा नॉर्मल नहीं था। अगर मेरे टेस्ट की रिक्वायरमेंट है कि डेटा नॉर्मल हो, मेरा डेटा नॉर्मल नहीं निकला, तो अब मैं क्या करूंगी? अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं देखूं कि क्या डेटा नॉर्मल हो सकता है, लोग या फिर कोई और टेक्निक्स लगा के। डेटा नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं कुछ। मेरा जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की हुई थी, उसमें जो मेरे पास डेटा था वो नॉर्मल नहीं था, उसके कुछ वेरिएबल्स। तो फिर आप ये चेक करते हो कि नॉर्मलाइजेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो लगाने के बाद आपका डेटा नॉर्मल हुआ है कि नहीं हुआ। एक होता है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें क्या होता है, नेचुरल लॉग ले लेते हो या आप कोई और लॉग की बेस विद एनीथिंग जो कि आपको स्टैंडर्ड लगती है विद इन योर रिसर्च, ठीक है। वो लेकर सारा डेटा को, उस वेरिएबल, सारा डेटा को नहीं, जो वेरिएबल आपको लगता है कि यार ये मुझे चाहिए और ये नॉर्मल नहीं, उसको लेकर देखते हो ये नॉर्मल है, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? दूसरा तरीका होता है मिन मैक्स स्केलिंग। इसको इसको थ्रू करें, इसके सारे फॉर्मूलाज मैथमेटिकल हैं, ये आप जाके खुद ही पढ़ सकते हो, मुझे इसकी डिटेल में जाना नहीं है फिलहाल। एक होता है जी स्टैंडर्डाइजेशन, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन है, जो बहुत फेमस है, वो ये तीन है। तो इन तीन तरीकों को लगाकर आप लोग देखते हो। एक्सपोनेंशियल वाला भी एक तरीका है, उसके थ्रू भी हो जाता है। एक दो और तरीके भी हैं, उससे उसके थ्रू भी हो जाता है। यू विल सी कि या ये टेक्निक्स मेरे रिसर्च में लगाने से मेरा इंटरप्रिटेशन तो नहीं बदलती। दूसरी बात,
अगर ये लगाने से भी काम नहीं हो रहा तो क्या करें? तो अब आप वो टेक्निक लगा ही नहीं सकते जिसकी नॉर्मेलिटी असम्पशन थी. नाउ यू हैव टू चेंज द टेक्निक. मैंने लीनियर रिग्रेशन लगाना था, मेरा डेटा नॉर्मल नहीं, मैंने ये लगा के देख लिया मेरा डेटा लीनियर या नॉर्मल नहीं हुआ. इसका मतलब है कि आई डोंट हैव रिसोर्सेज कि मैं अब लीनियर रिग्रेशन लगाऊं. ये मैंने बहुत ही जनरल एग्जांपल दी, इसका ये मतलब नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट मैंने बात की है. सिर्फ एग्जांपल देने की जरूरत नहीं थी. आपको टेक्निक तब्दील करनी पड़ेगी. एक रास्ता है, आप मार्केट की तरफ जा रहे हो, रास्ते में पानी खड़ा हुआ है, आप देखते हो कि साइड पे थोड़ी सी जगह है खुश्क. अच्छा, वहां से निकलने की कोशिश हो जाए, या चलो ईंटें या कोई पत्थर वत्थर रखा हो उसके ऊपर पाँव रख के चले जाऊं मैं. अगर रास्ता ही इतना ज्यादा खराब है तो आप करते हो दूसरा रास्ता ले लेते हो. लेकिन अगर दूसरा रास्ता भी खराब है तो आप कहते हो कि फिर ठीक है, आज नहीं जाता मैं वहां पर, कल देख लूंगा. या अगर आज जाना जरूरी है तो फिर आप क्या करते हो, ये देखते हो क्या उस जगह के अलावा मेरा किसी और जगह पर काम हो सकता. सब्जी मैंने उस दुकान से लेनी थी कि किसी और दुकान से वो सब्जी मिल सकती. तो अगर मेरा लीनियर रिग्रेशन से काम नहीं हो रहा ना, आई हैव टू थिंक कि क्या कोई और टेक्निक है जो लीनियर रिग्रेशन की जगह इस्तेमाल हो सकती है. देयर आर मल्टीपल ऑफ टेक्निक्स. मेरा लीनियर रिग्रेशन से काम नहीं हुआ था, मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा लिया था, अपने वेरिएबल्स थोड़ा सा मैनिपुलेट किया था बस, ताकि मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकूं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च में धक्का धक्का लगाते हैं भाई. नहीं है कोई वेरिएबल नॉर्मल, धक्का लगाया इतना लगाया कि नॉर्मल कर लिया. अगर नॉर्मल नहीं भी किया तो धक्का लगा के टेक्निक लगा दी है कि बस लगा दी है. हमने तो एंड पे ये बताना ना कि हमने टेक्निक लगाई. रिजल्ट इंतहाई खराब आते हैं कि बंदा उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता. आपने किसी को ये तो नहीं बताना कि मैंने ये टेक्निक लगाई थी, आपने ये बताना होता है कि मेरा रिजल्ट क्या था. ठीक है, अब ये बताते हो कि किस रास्ते से होकर मैं इस रिजल्ट तक पहुंचा हूँ. लेकिन इवेंचुअली जो रिजल्ट है उसको आप जब तक इंटरप्रेट नहीं सही से कर पाते, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो मसला होता है. सेम गोज फॉर होमोजेनिटी. ज्यादातर सीन ये होता है कि होमोजेनिटी, जिस तरह मैंने यहाँ पर नॉर्मेलिटी का बताया कि इसके तीन चार तरीके हैं, तीन चार नहीं कहना चाहिए, काफी सारे तरीके. होमोजेनिटी के उस तादाद में तरीके मौजूद नहीं है. तो आप क्या करते हो, फिर आप अपना टेक्निक बदलने की कोशिश करते हो. अगर ये नॉर्मल नहीं है, डेटा तो आप नहीं बदल सकते. अगर आपने धोखेबाजी से काम है ना, तो आप डेटा में ट्वीक कर दो, थोड़ा सा डेटा में यहाँ पे कुछ लिख दो कि डेटा होमोजेनिटी इक्वल आ जाए, बट इवेंचुअली आपके रिजल्ट किसी काम के नहीं होंगे. तो ये आपको अपने रिसर्च टू रिसर्च जो है ना उसमें देखना पड़ता है कि मेरी रिसर्च की फील्ड में या मेरे काम की फील्ड में या मेरी इंडस्ट्री में ये वाला मेथड अगर नहीं लगता तो उसके क्या स्टैंडर्ड वेज हैं. मैं आपको एक तरीका बता दूं, हो सकता है वो आपकी फील्ड में ना लगता हो सकता है वो आपके कंपनी वाले आपको अलाउ ना करते हो कि भाई हमने ये इस पे ऑलरेडी स्टडी की है, ये हमारे डेटा पे नहीं काम करता, हम ये लगाते हैं. मैंने यहाँ पी वैल्यू का थ्रेशोल्ड जो रखा हुआ है, क्रिटिकल वैल्यू का 0.01 रखा हुआ है. ये कुछ इसमें कंपनीज, कॉन्फिडेंशियल लेवल इसमें 99% होगा ना? तो हमने इसको बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, श्रिंक कर दिया है इंटरवल हमने को। इंटरवल को श्रिंक नहीं किया, हमने इंटरवल को बढ़ा दिया. हमने कल ये बात की थी. बाय डेफिनेशन जब हम कॉन्फिडेंस ज्यादा लेना चाहते हैं तो हमारा इंटरवल बड़ा हो जाता है. हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो वो हमने क्या किया, अपनी पी वैल्यू की जो थ्रेशोल्ड है उसको श्रिंक कर दिया. यानी कि रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट में अब जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो गया. एनीवेज, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? हाँ जी, मिल गया। इन्हीं टेक्निक नहीं लगा लेंगे हम। यप. तो टेस्ट के दो पर्पस हो रहे होते हैं. एक तो पर्पस ये होता है कि या तो कंपैरिजन करते हैं या रिलेशनशिप करते हैं. कंपैरिजन में क्या होता है, कल हमने कहा था ब्रूफन और पैनाडोल को कंपेयर कर लो कौन ज्यादा सही है, या साइनोवैक साइनोफार्म या फाइजर को चेक कर लो कौन सी ठीक है. हाइट चेक कर लो यार कि टीन एज में हाइट ज्यादा होती है या फिर टीन एज से पहले वाली हाइट ज्यादा होती है. कोई सा भी आप कंपैरिजन कर सकते हो. देन देयर कम्स रिलेशनशिप या कनेक्शन. दवाई खाने से कितनी देर में बुखार ठीक होता है, देयर इज अ रिलेशनशिप, वो चेक कर सकता है. और अ, आपकी हाइट बढ़ने से आपकी जो बोन रेशो या मसल रेशो वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, वो चेक कर सकता है.
तो ये आपने पर्पस स्पेसिफाई करना होता है, ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि मैंने करना क्या डेटा के साथ। जब आपको क्लियर होगा देन यू कैन सेलेक्ट टेस्ट कि अच्छा भाई मैंने यही करना है, या तो मेरे पास न्यूमेरिकल है या मेरे पास कैटेगोरिकल है, या हमने डेटा की बात की थी। उसके बाद हम इनमें से टेस्ट सेलेक्ट करते हैं। अब ये है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ये हम तब लगाते हैं जब मेरे पास कंपैरिजन मैंने करना है और मेरे वेरिएबल्स कैटेगोरिकल, दोनों वेरिएबल कैटेगोरिकल है, इंडिपेंडेंट भी और डिपेंडेंट भी। यानी कि मैंने ये देखना है कि कोई एग्जांपल देना चाहे इसकी। आपने कंपैरिजन चेक करना है और आप दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन देखना चाहते हैं। ओके, कलर सिलेक्शन के हवाले से देख लेते हैं। बच्चों के दरमियान में और बड़ों के दरमियान में कलर सिलेक्शन के कंपैरिजन चेक कर लेते हैं। या वो लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं और वो लोग जो स्कूल में नहीं पढ़ते, बच्चों की बात की है, उनका कलर सिलेक्शन क्या है? ये बहुत रैंडम एग्जांपल है, वो हमने कंपेयर करना है। ठीक है, तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं काई स्क्वायर लगा के। फिर आता टी टेस्ट और एनोवा, ये इंतहाई बड़ी एक ब्रांच है टेस्ट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने इसको बहुत दफा अपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। टी टेस्ट और एनोवा क्या होता है, काई स्क्वायर भी पढ़ा हुआ है, लेकिन टी टेस्ट हमें अच्छे तरीके से याद रहता है क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर उसका टेबल डिफाइन करके वैल्यूज देख रहे होते हैं। टी टेस्ट ये होता है कि दो मेरे पास चीजें हैं, उनका मैंने कंपैरिजन करना है। वो कंपैरिजन कैटेगोरिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, बट ज्यादातर न्यूमेरिकल होता है। दो हैं तो टी टेस्ट, दो से ज्यादा हैं तो अनोवा लगाते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं उसको। देन कम्स कोरिलेशन। कोरिलेशन से मुराद है कि क्या ताल्लुक है दो वेरिएबल्स का आपस में। तो नाउ विल सी इसको पाइथन में किस तरह करना है। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? कंपैरिजन करना है दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का आपस में। नल हाइपोथेसिस क्या है कि यार कोई इसके दरमियान में रिलेशन नहीं, ठीक है। और अल्टरनेटिव क्या है कि इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन है, यानी कि डिपेंडेंट है। जब दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन होगा तो वो डिपेंडेंट होंगे, जाहिर सी बात है। अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन नहीं है तो उसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है। मैंने क्या किया, मैंने एशिया कप का डेटा डाउनलोड किया था, उसको इंपोर्ट करवाया है, और डेटा कुछ इस तरह का दिख रहा है। टीम्स हैं इसके अंदर क्या, क्योंकि एशिया कप ओडीआई होता है तो हमें पता ही है किस ग्राउंड पे हुआ था, किस साल में हुआ था, टॉस किसने जीता था, और इवेंचुअली बैटिंग एवरेज, विकेट्स की, एक्स्ट्रा रन कितने दिए, और रिजल्ट है। इसमें से सबसे पहले ऑब्वियसली क्योंकि मैंने डेटा पहली दफा आज डाउनलोड किया तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि डेटा किस तरह का है, उसमें नल वैल्यूज हैं। तो टेस्ट लगाने से पहले पहले डेटा को देखने का साफ सुथरा है भी कि नहीं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नल वैल्यूज को और डुप्लीकेट को चेक करना मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने देखा कि ये दो दो वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं। हम्म। अच्छा, अगर मैंने काई स्क्वायर लगाना है तो मुझे दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स चाहिए। मैं ये देखूं कि अगर यूजुअली अक्सर औकात ये होता है कि भाई टॉस जीत गए तो मैच भी जीत गए, कुछ कुछ ग्राउंड पर ये होता है। यूजुअली शारजा के ग्राउंड पर ये ज्यादा होता है कि आप टॉस जीत गए तो आप मैच भी जीत गए, जो उनकी पिच की कंडीशन होती है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें कि नहीं है, क्या ये दोनों आपस में कोई ताल्लुक रखता है, टॉस का जीतना और मैच का जीतना। और टॉस और मैच में, टॉस में कोई नल वैल्यू नहीं है और रिजल्ट में कोई नल वैल्यू नहीं है, तो फिलहाल मैंने इसको क्लीन नहीं किया। डुप्लीकेट चेक कर लेता है, डुप्लीकेट जीरो आ रहा है। ओके, डेटा टाइप जरूर चेक करनी है क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि ये सही कैटेगोरिकल में ही मेंशन है। टॉस जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। रिजल्ट है वो भी ऑब्जेक्ट है, सही हो गया। फिर हम आ गए इसके ऊपर टेस्ट लगाने के ऊपर आ गए। स्टेटिस्टिक्स, पी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जरूरी नहीं है कि तीनों वैल्यू स्टोर करो, आपका काम यूजुअली पी वैल्यू के साथ होता है। ठीक है, मैंने स्टैट्स में से काई स्क्वायर कॉन्टिजेंसी एक टेबल होता है, वो सेलेक्ट के लिए बेसिकली काई स्क्वायर के टेस्ट इस नाम से आ रहे हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंस करने के लिए, और वो लगाना है
टॉस के ऊपर और रिजल्ट के ऊपर, और वही अल्फा मैंने रख ली 0.05, और आपको पता है कि अगर 0.05 से ऊपर जाएगा तो हमने रिजेक्ट कर देना है, 0.05 से ऊपर जाएगा तो हमने क्या कर देना है, मैंने सही बोला? 0.05 से ऊपर जाएगा तो हम रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं फेल करते टू हैं? रिजेक्ट। एग्जैक्टली, फेल टू रिजेक्ट करता है, और 0.05 से नीचे होता तो हम रिजेक्ट कर देता है। सो लेट्स सी, काय स्क्वायर की स्टैटिस्टिक आया, ये मैंने पी वैल्यू प्रिंट नहीं कराई, आई शुड प्रिंट हियर द पी वैल्यू इज वेल, ताकि आइडिया हो जाए कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। पी वैल्यू आ रही है बहुत थोड़ी, 0.50 डेसिमल, तो इसका मतलब है कि 0.05 से कम है, विच मीन्स दैट वी आर गोइंग टू रिजेक्ट। और जैसे मैंने पहले कहा था कि यूजुअली शारजा के ग्राउंड्स पर पिच की कंडीशन ऐसी होती है कि टॉस जीत गए तो मैच जीत गए, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन विनिंग द टॉस एंड विनिंग द मैच। तो यहाँ से हमने ये चेक कर लिया कि अगर हमने कंपैरिजन करना है, काय स्क्वायर लगाना है, तो दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के साथ हम ये काम कर सकते हैं। ये काय स्क्वायर क्लियर हो गया आप लोगों को? गिव थम्स अप। ओके, फिर हमने बात की थी टी टेस्ट की, तो टी टेस्ट एक बहुत बड़ा ट्री है एक किस्म का, उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें आ जाती हैं। टी टेस्ट के अंदर एक होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, या वो कहलाता है वन सैंपल टी टेस्ट। नाम से पता चल रहा है कि हम सिर्फ एक वेरिएबल इसमें डील करते हैं। कैटेगरी पीछे काय स्क्वायर में हमने दो वेरिएबल उठाए, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में एक वेरिएबल डील करते हैं। ये कब करते हैं? जब मुझे पता हो कि मैंने किसके साथ कंपेयर करना है। जैसे कि एवरेज सैलरी जो है वो किसी भी नॉन स्किल्ड पर्सन की पाकिस्तानी रुपीज में 25,000 रुपए है, जो कि बहुत अफसोस के साथ नहीं है 25,000 रुपीज अभी तक। ये स्टैंडर्ड तो उन्होंने बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों की अभी तक ये मंथली इनकम नहीं है। अब हम ये करना चाहते हैं कि मैंने एक जो दिहाड़ी लगाते हैं लोग अलग से, उनका डेटा इकट्ठा किया और उनको कंपेयर किया 25,000 पाकिस्तानी रुपीज की उनकी मंथली एवरेज सैलरी को। तो उस केस में मैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना है। अगेन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट तब लगा सकते हैं जब मेरे पास एक वेरिएबल हो और मेरे पास ये वैल्यू पता हो कि मैंने किस वैल्यू से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाया, और किस चीज के ऊपर लगाया है कि छक्के जो हैं वो अगर आपके ओडीआई में 10 से ज्यादा है, एवरेज छक्कों की तादाद 10 है या 10 से ज्यादा है, ठीक है। इसके पीछे कोई स्टडी नहीं है, मैंने जनरल एक नंबर लिया कि अगर किसी का मैच है और एक मैच में एवरेज छक्के 10 है या 10 से ज्यादा हैं, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया है, साइपाई से क्या उठाया, टी टेस्ट इंडिपेंडेंट उठाया, वही टेस्ट मैंने लगाया, टी टेस्ट वन सैंपल। आई शुड अच्छे, दोनों से सेम होते हैं, बट फिर मैंने क्या किया, इसको कंपेयर कराना था ये नॉन वैल्यू के साथ। आगे का काम आपको पता है, बाकी काम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, अब इसने क्या दे दिया मुझे, स्टेटिस्टिक्स दे दिया नान। ये वो नान नहीं है जो आपने सालन के साथ खाना, ये नान है कि भाई नल वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं निकली। जब ये वाली चीज आ जाए तो उसका मतलब है देयर समथिंग रॉन्ग विद द डेटा। विल गो अप। सिक्सेस में दो नल वैल्यूज थी, हमने डेटा क्लीन ही नहीं किया हुआ, इसलिए वो मसला कर रहा है। हम क्या करेंगे, सिर्फ दो नल वैल्यूज हैं तो हम इनको डिलीट कर देते हैं। ओके, ड्रॉप कर दिया हमने, दोबारा चेक कर लेते हैं, ऑल क्लियर, और इसको दोबारा से लगाते हैं। So now the p-value is 0.000 and less than the alpha, which implies that
वी हैव टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तो जो हमारे पास एवरेज स्कोर है, एवरेज नंबर ऑफ सिक्सेस हैं, छक्कों की तादाद ऑन एवरेज हर मैच की 10 से ज्यादा, 10 के इक्वल नहीं है। ज्यादा कम वाली बात अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि वो 1 टेल 2 टेल में हम चले जाएंगे। तो इस तरह हम ये वाली चीज लगाते हैं। 1 सैंपल, 2 सैंपल में जब चले जाते हैं तो फिर पेड और अनपेड की बात आ जाती है। 2 सैंपल में मैंने कोई से भी दो चीजों का कंपैरिजन करना है, जिस तरह हमने ऊपर किया था, टॉस का कर लिया रिजल्ट के साथ। 2 सैंपल में मैंने किसी भी दो चीजों का कर लिया। लेट्स से चौकों का और छक्कों का, ठीक है, उनका कंपैरिजन कर लिया, तो वो अनपेड में आएगा। पेड में क्या आएगा? आपने एक डेटा लिया, उसी को कुछ उसके ऊपर अमल करके दोबारा से उसी डाटा को लेकर टेस्ट करना है। जैसे कि दवाई खाने के बाद 10 मरीजों को लिया, उनका कोलेस्ट्रॉल का मसला था, उनको दवाई देने से पहले उनका कोलेस्ट्रॉल मेजर किया, फिर दवाई देने के बाद मेजर किया। अक्सर औक़ात दवाइयाँ जो हैं वो टेस्ट करने के लिए किस तरह काम कर रही हैं, आप पेड टी टेस्ट लगा रहे होते हैं। दोनों को हम जल्दी से देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर क्या किया, चौकों और चक्कों वाली जो बात करनी थी, अनपेड में चले गए, ठीक है, अनपेड, और बाकी सारा काम वही है। टी टेस्ट इंडिपेंडेंट लगाया है, ऊपर हमने क्या लगाया था, टी टेस्ट 1 सैंपल, और यहाँ पर टी टेस्ट इंडिपेंडेंट है। और चौके और छक्के, इनका चेक करना है, तो वी गेट के एवरेज नंबर ऑफ 0.000 आ रहा है, वी हैव टू रिजेक्ट। तो इसका मतलब है कि जो दोनों के नंबर हैं वो सेम नहीं है। और अगर हम पेड की बात करते हैं, तो लेट्स से मेडिसिन से पहले कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर ये था, मेडिसिन के बाद ये था, उसके ऊपर हमने क्या किया, टी टेस्ट, और यहाँ पर रिलेटिव होता है, ये हमने रिलेशन चेक करना है दोनों का, बिफोर एंड आफ्टर। बाकी सारा काम वही है। जब हमने इसको चेक किया, वी आर गेटिंग 0.3 which is greater than the p value, we have failed to reject, यानी कि दोनों इक्वल है, यानी कि दवाई ने कोई असर नहीं किया। दोनों का ऑन एवरेज जो ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो सेम आ रहा है। सो फार इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के टी टेस्ट के अंदर 1 सैंपल और 2 सैंपल क्या होता है, क्योंकि लगाना तो आसान है, कहाँ से लगाना है, इंटरप्रिटेशन सबकी आपको क्लियर हो गई है। इफ इट इज क्लियर थम्स अप। कोई सवाल है तो यहाँ पर पूछ सकते हो आगे जाने से पहले। दानिया, व्हाट अबाउट यू? ओके, हाफ क्लियर है इसलिए मैंने नहीं था पहले किया। क्या क्लियर नहीं है? मतलब अब मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कुछ चीजें एकदम से जब हो रही हैं ये, तो उस वजह से मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आ रही है कि पेड में हम ये कर रहे हैं, अनपेड में हमने थोड़ी बहुत चेंजिंग करके ऊपर वाले में हमने किया। तो मेरे ख्याल से मैं दोबारा इसे देखूंगी तो ज्यादा समझ आ जाएगा। अभी तक हम सिर्फ दो दो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं कि अच्छा चौके को छक्के से कंपेयर कर लिया, या फिर जीत को टॉस की विन से कंपेयर कर लिया। सिर्फ हमारे पास दो कंडीशंस तो नहीं होती, तीन भी तो हो सकती हैं। मैंने चेक करना है कि भाई बीएस के स्कोर में, एक मेरे पास फॉर एग्जांपल इसी कोर्स की बात कर लेता हूँ, इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं। कैटेगरीज किस तरह डिफाइन हुई है, एजुकेशन की बुनियाद पर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंटरमीडिएट क्लियर किया उन्होंने, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बीएस क्लियर किया हुआ, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मास्टर्स क्लियर किया हुआ। एक असाइनमेंट दी जाती है, सबका स्कोर लिया जाता है। अब हम ये कंपैरिजन करना चाहते हैं कि क्या तीनों ने एक ही जैसा परफॉर्म किया, तीनों ग्रुप ने एक ही जैसा परफॉर्म किया कि नहीं किया। अब यहाँ पे तीन ग्रुप्स आ गए हैं, तीन वेरिएबल्स आ गए। तो जब वेरिएबल दो से ज्यादा हो जाते हैं, तीन या तीन से ज्यादा हो जाते हैं, तो टी टेस्ट नहीं लगा सकते हम, क्योंकि टी टेस्ट में सिर्फ दो चीजें होती हैं,
फिर हम आ जाते हैं अनोवा के पास। अनोवा होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब इसके अंदर भी वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, एनकोवा, मनोवा, मनकोवा, ये चीजें होती हैं सारी। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुडे। बस मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया कि अनोवा किस तरह लगता है, वन वे क्या है, टू वे क्या है, ये आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रॉड चीजें लिखी हुई हैं कि आप लोगों ने कल मुझे बताना है कि भाई ये मैंने पढ़ा था, ये समझ में आता, ठीक है। और अनोवा को पाइथन में लगाकर देखना है। डेटा खुद से बनाओ, डेटा किसी डेटा सेट में से उठाना है, जहां मर्जी से उठाओ। अनोवा किस तरह लगाते हैं वो आप लोगों ने मुझे बताना है। और अनोवा में वन वे, टू वे, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा में क्या डिफरेंस है ऑलरेडी मैंने सारा सामने लिखा हुआ, लेकिन ये आप लोगों ने पढ़ के मुझे बताना है कि आपको क्या समझ में आया। नाउ कम्स असाइनमेंट टाइम। असाइनमेंट में आपने क्या करना है, एक तो ये अनोवा वाला काम हो गया। कल किसी से भी पूछा जा सकता है, जो भी अभी तक हमने टेस्ट डिस्कस किए हैं। मैंने एक कोड का नहीं पूछना कि भाई कोड किस तरह लिखना है, क्योंकि कोड लिखना रॉकेट साइंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने नॉर्मेलिटी, होमोजेनिटी, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एनोवा, कोरिलेशन, इनको देख लिया होगा। तो कल मैंने किसी से पूछ लेना है कि भाई क्या था, और फाइनली जो स्कोर होंगे कल के रैंडम क्वेश्चन आंसर में, वो ऐड अप होंगे आपके फाइनल जो आपने प्रेजेंटेशन एंड पर देनी है उसमें, ताकि हम एक विनर को डिक्लेयर कर सकें। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब हम दोबारा अगर वापस आते हैं, काई स्क्वायर देख लिया, टी टेस्ट देख लिया, कोरिलेशन रह गया। कोरिलेशन किस किस ने पहले सुना हुआ है, क्योंकि बहुत कॉमन है कोरिलेशन का वर्ड। किसी ने सुना हुआ ऑलरेडी? दैट्स गुड। कोई बताना चाहेगा क्या होता है? मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है MS एक्सेस जब पढ़ी थी FSC में डेटाबेसेस में, तो तब शायद हम ये रिलेशनल मॉडल इस तरह से कुछ पढ़ते थे। यहाँ सामने लिखा भी है कि रिलेशन पता करने के लिए कोरिलेशन एक मेजर है। मेरे और आपके दरमियान में दोस्ती का ताल्लुक है, ठीक है, हम ये क्लेम करता है। कितनी दोस्ती है, कितने परसेंट दोस्ती है हमारी? 50% है, 60% है, 70% है। क्योंकि हमें जब तक नंबर नहीं मिलता, इंसानी दिमाग या इंसानी साइकोलॉजी इस तरह होती है कि जब तक उसको कोई सर्टेन नंबर नहीं दे दिया जाता तब तक वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। आप पास हो गए हो, ठीक है, लेकिन कितने नंबर लेकर पास हुए हो वो मैटर करता है सबके लिए। क्योंकि मेहनत जो है वो सबने हर इंडिविजुअल लेवल पे की होती है। कोई 90 नंबर लेकर पास होता है, कोई 33 नंबर लेकर पास हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ये होता कि पास और फेल, तो फिर हमें समझ ना आती। हमें एक सर्टेन नंबर दे दिया जाता है कि भाई उसके 90% आए, हम बड़े खुश होते हैं। हम कहते हैं 40% आया, तो हम थोड़ा सा हो जाता है कि यार मेहनत नहीं की थी। तो जब तक नंबर एसोसिएट नहीं हो जाता किसी चीज के साथ, तब तक हमें उसकी सही से वैल्यू पता नहीं चलती। इसीलिए दो चीजों के दरमियान में रिलेशन की स्ट्रेंथ मालूम करनी है तो कोरिलेशन लगाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अपना और अपने अम्मी अब्बू का कोरिलेशन कल निकाल के लेकर आना है। मजाक किया है, ये ना हो सच में भी निकाल के ले आए। कोरिलेशन क्या होता है? -1 से लेकर 1 तक होता है। -1 से लेकर 1 तक से क्या मुराद है कि 0 से लेकर 100%, जैसे अभी हमने बात की थी। और कोरिलेशन के बहुत सारे टाइप हैं। एक पीयरसन कोरिलेशन सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन एक कैंडल्स का भी होता है, एक और भी बहुत सारे हैं, बट इट डजेंट मैटर राइट नाउ। रिग्रेशन में कोरिलेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, कीमत की, अच्छा यहाँ पर अब आप लोगों को टेस्ट करता है। आपके पास 24 घंटे, ठीक है, और
आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग, आपकी अम्मी ने कहा कि भाई कमरा साफ करना, तो आप लोग इस वक्त घर पे 2 लोग हो, आपका और कोई बहन भाई आपका, ठीक है। 24 घंटे में कमरा साफ करने में से तो जल्दी हो जाएगा, बट फिर भी एक जगह पर कमरा साफ करने के लिए 2 लोग हैं, एक जगह पर कमरा साफ करने के लिए 5 लोग हैं। ऑब्वियसली द रूल इज कि यार जहां पर ज्यादा पावर है वहां पर जल्दी काम हो जाएगा, जहां पर ज्यादा लोग हैं, पावर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है, वहां पर काम जल्दी हो जाएगा। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है, इसका मतलब है कि वी हैव डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। तो कोरिलेशन में जब आपको वैल्यू नजर आएगी 0 to 1, तो इसका मतलब है कि दोनों चीजें आपस में पॉजिटिव रिलेशन रखती है, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर -1 से 0 के दरमियान में है तो वह नेगेटिव रिलेशन रखता है, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। ज्यादा बाहर खाना खाने से पैसे कम हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। और एब्सोल्यूट में वैल्यू जो हम चेक कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली 0 से 1 तक ही जाएंगे। और जनरली जब हम कहते हैं कि आधी 0 पर क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल है। हमने ये तो देख लिया -1 से 0, 0 से 1, तो 0 पर क्या है, 0 से मुराद है कि कोई रिलेशन नहीं है उन दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो अगर 0.5 से कम रिलेशन है आपका तो वो वीक रिलेशन कंसिडर किया जाता है, और 0.5 से ज्यादा है तो वो मॉडरेट एक कैटेगरी आती है, फिर 0.67 से ऊपर चला जाता है तो वो हाई कोरिलेशन पे चला जाता है। ओके, ये जो CORR का फंक्शन है, मेथड है, ये पांडास के अंदर से मैंने निकाला, टिप्स का डेटा सेट लिए। यूजुअली ये रन हो जाता है, लेकिन आई डोंट नो पांडास ने कोई रिसेंट अपनी अपग्रेड की है, उस पर ये रन नहीं हो रहा। पहले क्या होता था कि ये रन हो जाता था अगर आपके डेटा में न्यूमेरिकल वैल्यू और कैटेगोरिकल वैल्यू दोनों हैं। ऑब्वियसली कोरिलेशन मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि टिप्स में मेरे पास कैटेगोरिकल भी है, डे भी है, और जेंडर की इंफॉर्मेशन भी थी। इसलिए ये मुझे कह रहा है कि भाई यहाँ पर कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसलिए ये नहीं चलेगा। आई डोंट नो किसी अपग्रेड में ये ठीक हो जाए, लेकिन ये पहले ऐसे ठीक था, अभी इसमें कुछ मसला होगा। हम इस तरह करते हैं, इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल लेते हैं। न्यूमेरिकल कॉलम्स निकाले, टिप्स में से सेलेक्ट डेटा टाइप्स कर लिया मैंने, सिर्फ नंबर वाली, ठीक है, जो फ्लोट है, इंटीजर है। और हमने क्या किया, इसको फिलहाल हम नीचे करते हैं, और हमने क्या किया कि भाई मुझे कोरिलेशन बता दो, सिर्फ इसको देखो आप लोग और इसको देखो। इस स्टेज पे मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यूज को अलग कर लिए टिप्स के डेटा सेट में से, और यहाँ पे मैंने उसका कोरिलेशन चेक कर लिया। तो ये कोरिलेशन मुझे इस तरह का मिल गया कुछ, टोटल बिल और टोटल बिल जाहिर सी बात है सेम है, तो इनका कोरिलेशन 1 ही होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए देखना। टोटल बिल और टिप का कोरिलेशन कितना आ रहा है, 0.68, यानी कि ऑलमोस्ट 70% को छू रहा है इनका रिलेशन, और ये पॉजिटिव है। टोटल बिल और साइज ये 0.6 के करीब है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है। साइज ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग आएंगे टिप बिल भी उतना ही बढ़ेगा, टिप ज्यादा होगी, टोटल बिल ज्यादा होगा तो टिप देने के चांसेस भी ज्यादा है। टिप के दरमियान में और साइज के दरमियान में क्या ताल्लुक है, 0.48, यानी कि ऑलमोस्ट 5 के करीब है, 5 से लेस है। तो ये हम इतना ज्यादा कंसिडरेबली हाई कोरिलेशन नहीं कहते, दिस इज अ लो कोरिलेशन। अब इसको मैं अगर बेहतरीन किस्म का हीट मैप बना के देखना चाहूँ तो वो इस तरह का बन जाता है। यही चीज टेबल की सूरत की बजाय मैंने इस तरह अगर लिखी है तो ये आ जाएगी। तो ये कलर आपको बता रहा है कि अगर बहुत हल्का कलर है इसका मतलब है कि वो 1 है, ये हल्का कलर 1 है। और जो बहुत ज्यादा डार्क है तो उसका मतलब है इनका रिलेशन लो है, ठीक है।
टिप का और साइज का ये काले में आ रहा है, यानी कि लो है, सबसे अभी तक सबसे कम इन्हीं की वैल्यू है। फिर ये थोड़ा सा ऊपर होना शुरू होता है, ये जो भी कलर है, पर्पल है शायद, उसका ज्यादा है, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर जितना लाइट होना शुरू होगा उतना ज्यादा होना शुरू होगा। इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि आपको शो भी हो तो एनोटेशन कर लेते हैं। एनोटेट करने का मतलब है कि हम लिखना चाहते हैं कि कितना वैल्यू है, वाई ना 0.6 है, 0.6 है। अगेन ये हर डब्बे में शो होता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई लाइब्रेरी में इशू है या मेरा कर्नल में कोई इशू है। ये सिर्फ पहले 3 डब्बों में शो हो रहा है, ये हर डब्बे में शो हो रहा होता है इसकी वैल्यू। ये आ रही है ना यहाँ पर जो वैल्यू, वो यहाँ शो हो रही है। तो इस तरीके से आप हीट मैप बना सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हीट मैप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बनाना बहुत आसान है, इंटरप्रेट करना बहुत आसान है, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आज का काम हमारा ख़त्म हो गया। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, ताकि फिर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के इस पोर्शन को ख़त्म करें और कल से एक और फंडामेंटल है मशीन लर्निंग, उसकी तरफ चले जाए। तो अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप लोग। अभी तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। तो वो एक बार देख के फिर कल क्लास से पहले या फिर क्लास में 5 मिनट के लिए अगर कुछ मसला हो तो फिर पूछ सकते हैं। या श्योर, ये चीज़ें आपको एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होंगी दिमाग में, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होनी शुरू होंगी जब तक आप इनको प्रैक्टिस करोगे। तो कल इन चीज़ों को देखो, कल कोई सवाल है तो लेकर आओ वापिस, इनको प्रैक्टिस करके लेकर आना है, और फिर इनको डिस्कस करेंगे ताकि हम आगे चल सकें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैकबोन है आगे काम करने के लिए। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, और असाइनमेंट आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों ने क्या करना है, टाइमली असाइनमेंट जमा करवानी है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।